बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में आज फिर एक मरतबा जापान के ऊपर वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेटेस्ट जापान के अपडेट बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं बताऊँगा कि आपने जापान की अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। फिर उसके बाद बताऊँगा कि जब आपने वीज़ा अप्लाई करने जाना है तो आपने डॉक्यूमेंट्स की तरतीब किस तरह से लगानी है। इसके बाद ये बताऊंगा कि आप लोगों को कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए अगर आपने जापान का वीज़ा अप्लाई करना है। और एक ख़ास और अहम बात ये भी बताऊंगा कि किन लोगों को जापान का वीज़ा नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी बातें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगा। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक के मतलब। तो आज की वीडियो है जापान के विजिट वीज़ा के बारे में। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि बहुत से लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें, क्योंकि मोस्टली जब भी लोग खोलते हैं तो आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट शो तो हो जाती है लेकिन आप बुक नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस टाइम जो है वो आप अपॉइंटमेंट ओपन होती है और बुक कर सकते हैं। आपने जाना है जी ऑफिशियल जापान की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप सर्च करेंगे, लेफ्ट साइड पे एक लिखा हुआ है वीज़ाज़ के मतलब, विजिटर्स के मतलब। जब विजिटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद नीचे मुख्तलिफ कैटेगरी के वीज़ाज़ हैं और एंड पे उन्होंने लिखा हुआ है कि बुक अपॉइंटमेंट, बल्कि एक फ्रंट ऊपर सबसे ऊपर भी उन्होंने लिखा हुआ है फॉर बुकिंग अपॉइंटमेंट क्लिक हेयर। आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो उसके बाद आपके सामने का बड़ा सा रेड कलर का आइकन आ जाएगा जहाँ पर लिखा होगा बुक अपॉइंटमेंट। उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने पूरा चार्ट खुल जाएगा कि किस किस दिन जो है वो अपॉइंटमेंट अवेलेबल हैं। अच्छा जी, अब जो मसला मोस्टली लोगों को आता है कि जब भी वो खोलते हैं वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक नहीं होती। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जापान की एम्बेसी की अपॉइंटमेंट जो है वो रात को 8 बजे ओपन होती है। रात को यानी कि 8 PM रात को 8 बजे ओपन होती है। तो अगर आप जापान की विजिट वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप रात को कंप्यूटर के ऊपर बैठें 8 बजे और उसके बाद आप चेक करें तो आपको जो है वो जापान की अपॉइंटमेंट जो है वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिल जाएगी। अगर फिर भी आप उसमें कोई मसला आ रहा होगा तो फिर आप उसके बाद जो है वो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट करने मैसेज करने से पहले आपने जो है वो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखना है, क्योंकि ज़्यादातर इंफॉर्मेशन मैंने वीडियो के अंदर ही दी होती है, लेकिन आप थोड़ी सी वीडियो देखने के बाद जो है वो मुझे मैसेज कर लेते हैं। अच्छा, ये तो आपका मसला हल हो गया कि अपॉइंटमेंट किस वक्त ओपन होती है, वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आ गया जी, आपको जापान के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में आप याद रखिए, अगर आपने जापान का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास कम से कम बैलेंस जो है वो 15 लाख रुपए होना चाहिए। 15 लाख से कम आपका बैलेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने जो भी बताया है कि आप कोई बिज़नेस करते हैं, ठीक है, या कोई जॉब करते हैं, तो आपको उसके मतलब अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप जापान की एम्बेसी में जाते हैं वो आपसे ऐसे टेक्निकल सवाल पूछते हैं कि बंदा जो वो परेशान हो जाता है, ठीक है। उसकी एग्जांपल मैं इस तरह दे सकता हूँ कि एक हमारा जो था क्लाइंट, हमने उसकी फ़ाइल तैयार की थी, वो गया था अप्लाई करने के लिए। तो उसने पूछा जी आप क्या करते हैं। उसने कहा जी मैं अपना ज़िम्मेदारा वगैरह करता हूँ, ठीक है। तो उसने उससे फार्मिंग करता, उसने सवाल पूछा कि अच्छा जी जो मैंगो को वो जो मसाला लगाया जाता है उसका नाम क्या है। तो वो लाजवाब हो गया। तो इस तरह के टेक्निकल सवाल वो पूछते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने अच्छी सी तैयारी करके फिर जाना अप्लाई करना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आ गया आपका बैंक स्टेटमेंट, उसके साथ आ गया जी अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, ठीक है। ये दो चीज़ें, दो पेपर आपको बैंक से मिल जाएंगे और ये आपने अप्लाई करने से 7 दिन पहले जो है ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मतलब 7 दिन से पुराने नहीं होने चाहिए, 2-3 दिन पहले आपने बैंक से लेने हैं और उनको स्टैंप करवा लेना है। नंबर 3 पे जो है वो आपके आगे जी बिजनेस का लेटर है, ठीक है, जिसके ऊपर आप वीज़ा रिक्वेस्ट या कवर लेटर लिखेंगे जापान एम्बेसी को, जी मुझे वीज़ा ग्रांट किया जाए, मैं इतने दिन की हॉलीडेज़ के लिए जा रहा हूँ या टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाएगी आपकी 2 या 3 साल की टैक्स रिटर्न। अगर आपका बिज़नेस नया है, आपने रिसेंटली रजिस्टर्ड किया है, तो फिर आप जो है वो 1 साल की भी लगा सकते हैं। या फिर अगर उससे भी नया बिज़नेस है, आपने 3-4-5 माह पहले आपने रजिस्टर्ड किया है, तो अभी आपको 1 साल नहीं हुआ कि आपने टैक्स नहीं पे किया, तो फिर ये चीज़ आपने अपने कवर लेटर में मेंशन करनी है, ठीक है जी, कि मेरा बिज़नेस नया है, इस वजह से मेरी टैक्स रिटर्न जो है वो नहीं है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई जी। इसके बाद एनटीएन नंबर, ठीक है, जो आपने आपका बिज़नेस है आपने रजिस्टर्ड कराया हुआ तो उसके ऊपर आपका सेम एड्रेस वगैरह हो, एनटीएन नंबर आ गया। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, बहुत अच्छे तरीके से आपने जापान का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल होता है, तो आपने अच्छे तरीके से फिल करना है और कोशिश करनी है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने गलत या फेक उसमें नहीं डालनी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी आपकी होटल की बुकिंग, जो कि कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है, पेड चाहे ना हो। और फिर एयरलाइन की टिकट साथ में। जो एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि जापान एम्बेसी वाले भी कहते हैं ये आपका होना लाजमी है, वो है ट्रैवल प्लानर।
अब ट्रैवल प्लानर दूसरी कंट्री के लिए भी बनाया जाता है, लेकिन जापान के लिए ट्रैवल प्लानर जो वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। थोड़ा सा मुख्तलिफ कैसे है, अगर आप किसी दूसरी कंट्री के ट्रैवल प्लानर बनते हैं तो आप सिर्फ लिख देते हैं कि मैंने फ़लाँ जगह जाना, फ़लाँ जगह जाना, फ़लाँ जगह। लेकिन जापान के लिए जो ट्रैवल प्लानर बनता है उसमें आपने इमेजेस भी लगानी है, जहाँ पे आपने जाना है उसके बारे में डिटेल भी लिखनी है, और फिर आपने लिखना भी आपने क्या क्या वहाँ पे विज़िट करना है। तो ये चीज़ याद रखिए कि एक फ़ार्मेट है उनका स्पेशल, ठीक है, आप उनकी वेबसाइट से भी डाउनलोड ये फ़ार्मेट कर सकते हैं ट्रैवल प्लानर का। तो ट्रैवल प्लानर बहुत ही लाजमी, जिस तरह बैंक स्टेटमेंट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसी तरह ट्रैवल प्लानर भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके बाद आ जाएगा एफआरसी वो आपको देखने के बाद जो वो वापस कर देंगे। अच्छा जी, ये तो होगा डॉक्यूमेंट्स। अब आपने जब जाना है एम्बेसी, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है, तो आपने डॉक्यूमेंट्स की तरतीब किस तरह लगानी है। एक चीज़ याद रखिए कि आपने किसी भी पेपर को स्टेपलर पिन नहीं लगानी, ठीक है। जिस तरह हम स्टेपलर वगैरह लगाते हैं, आपने किसी को भी नहीं लगानी सिवाय पासपोर्ट्स के। अगर आपके पास 2 या 3 पासपोर्ट्स हैं उनको इकट्ठा करके आप लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी पेपर में जैसे कि बैंक स्टेटमेंट के 5-6 पेपर या जितने भी होते हैं आप उनको स्टेपलर नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स है, ट्रैवल प्लानर 2 पेज का है, या फिर वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर या कोई भी 2-3 पेज है, आपने उनको स्टेपलर पिन नहीं लगानी, आपने वैसे ही तरतीब के साथ उनको रखना है। और ये बात आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है, क्योंकि जब वहाँ पर आप जाएंगे आपको वो एक पेपर देंगे जिसके ऊपर लिखा होगा कि इस तरह से आपने अपने डॉक्यूमेंट की तरतीब देनी है। तो उसमें उन्होंने बार बार एक चीज़ लिखी हुई है कि आपने स्टेपलर पिन का इस्तेमाल नहीं करना। ये चीज़ होगी जी। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है आ जाता है कि तरतीब किस तरह डॉक्यूमेंट्स की लगानी है जी। सबसे पहले ऊपर आ जाएगा आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, उसके नीचे आ जाएगा आपका एफआरसी, फिर उसके बाद में जो है वो आपका ट्रैवल प्लानर आएगा, होटल की बुकिंग आएगी, ठीक है जी, एयरलाइन की टिकट आएगी, उसके बाद टैक्स रिटर्न आएंगी, एनटीएन आएगी, और सबसे आखिर में आपकी बैंक स्टेटमेंट आएगी सबसे लास्ट में। और जहाँ पर आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको आपने एक पेंसिल से ऐसे दायरा लगा देना है, कुछ कहते हैं रेड पेंसिल से ऐसे दायरा लगा दें। ये उनकी रिक्वायरमेंट है जो मैं बता रहा हूँ लेटेस्ट, ठीक है जी, कि आपने उसको ऐसे गोल दायरा लगा देना है जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये जो होगी डॉक्यूमेंट्स की तरतीब। अच्छा जी, अब मैंने एक शुरू में बात की थी कि किन लोगों को जापान का वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, वो लोग जिनके पास गारंटी है, इनविटेशन लेटर आया हुआ है, वो जापान का वीज़ा अप्लाई करें, ठीक है। लेकिन जिनके पास जापान का इनविटेशन नहीं है वो फ़िलहाल वीज़ा अप्लाई ना करें, क्योंकि वीज़ाज़ नहीं मिल रहे। आप यकीन करेंगे अगर एक दिन में 50 बंदे अप्लाई करते हैं, सिर्फ 2 या 3 लोगों को वीज़ा वो इशू करते हैं, इसके अलावा वीज़ा नहीं इशू करते। और वो भी उनको करते हैं जिनका इनविटेशन आया हुआ है, जिनके पास गारंटी है या कोई स्टूडेंट है, सिर्फ उसी का वीज़ा कर रहे हैं। तो इसलिए फ़िलहाल जो है आपके पास अगर इनविटेशन लेटर नहीं है तो आप वीज़ा ना अप्लाई करें, क्योंकि आपके पासपोर्ट पे ऊपर जो है वो रिजेक्ट की स्टैंप जो है, रिफ्यूज़ की स्टैंप लग जाएगी। तो ये चीज़ याद रखिए। लेकिन फिर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इनके साथ जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जापान के एम्बेसी की कोई भी वीज़ा फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है उनका, ये वाला वीज़ा भी फ्री है। अगर ऑनलाइन अगर आप गल्फ़ कंट्री के में जॉब करते हैं, कहीं भी आपके पास एमरेट्स आईडी या कामा या किसी और कंट्री में जॉब करते हैं, आपके पास वैलिड रेजिडेंस परमिट है, तो फिर आप ई वीज़ा जापान का अप्लाई कर सकते हैं। अगर चाहे आप पाकिस्तान भी आए हुए हैं, यहाँ से भी आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी भी कोई फ़ीस नहीं है, इसकी भी कोई फ़ीस नहीं है। तो ये थी जी जापान के मतलब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप तक पहुँचाई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। मुझे आपने अपनी दुआ में याद रखना है। इंशाअल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।